सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। और चलिए पढ़ते हैं। एक ही फीस में दो जगह से पढ़ रही है। चलो पढ़ो। देखिए माइटोसिस में को जो है जब हमने लास्ट में पढ़ा, क्या पढ़ा? इंटरफेस। और इंटरफेस की बात हुई तो इंटरफेस का मतलब है प्रिपरेटरी फेज। और इस प्रिपरेटरी फेज में शुरुआत हुई थी प्रोटीन डुप्लीकेशन से, जो कि जीवन फेज में हुआ। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ। दो शब्द है। क्या बोला? दो शब्द। डीएनए डबल हुआ और सेंट्रियोल डबल हुआ। लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल हुआ। क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हुआ? क्रोमोसोम में। इसके बाद जो है, जो आपका G2 फेज था, इस G2 फेज के दौरान ट्यूबुलिन प्रोटीन बनी। और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये आगे चल करके क्या बनाती है? स्पिंडल फाइबर। क्या बनाती है? स्पिंडल फाइबर। बस यहीं तक पढ़ा था। अब हम आते हैं एम फेज में। अब इतने इंटरफेज के दौरान जो नॉर्मल सेल का साइज था, वो सेल का साइज अब काफी बढ़ चुका है। क्या बढ़ चुका है? सेल का साइज अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है कि सेल में जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है और न्यूक्लियस का जो कंटेंट है, वो भी लगभग डबल हो चुका है। हो चुका है। ठीक है। एम फेज, या इसको हम कहते हैं माइटोसिस, ये सब इसका जो सबसे पहला फेज है, इसको कहते हैं प्रोफेज। उसके बाद आता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज, और फिर आता है टीलोफेज। इन चारों फेज के दौरान जो न्यूक्लियस है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनील्स हैं, लमसम इन्हीं का बंटवारा होता है। जब न्यूक्लियस का बंटवारा हो चुका होता है, अब बारी आती है सेल को ब्रेक करके दो सेल बनाने की। और ये बात होती है माइटोसिस के साइटोकाइनेसिस में, जहां पर नई सेल बनती है। क्या बनती है? नई सेल। ये जो इवेंट अभी आपके नजर से गुजर रहा है, पहले न्यूक्लियस का डबल होना, अलग होना, सब कुछ होगा। और आखिरी में क्या होगा? सेल और साइटोप्लाज्म अलग होगा। क्या अलग होगा? तो माइटोसिस में दो फेज होती है। एक होती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। तो पूरी माइटोसिस में सबसे ज्यादा टाइम न्यूक्लियर डिवीजन में लगता है, और सबसे कम टाइम किस में लगता है? सेलुलर डिवीजन में। चलिए, अब बात आती है, देखिए प्रोफेज। और प्रोफेज को जो जो पॉइंट बोलूंगा सिर्फ उतना ही लिखना है। पॉइंट नंबर 1, दैट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। एंड लिखा है इट इज फॉलोड बाय एस एंड G2 फेज। एस और G2 फेज में दो चीजें होती हैं। एक होता है न्यू डीएनए फॉर्म। ठीक है। अब जो प्रोफेज है, ऐसे लिखो प्रोफेज। और ये दो तरीके की होती है। एक होती है अर्ली प्रोफेज और दूसरी होती है लेट प्रोफेज। प्रोफेज को दो पार्ट में बांटो। एक बांटो अर्ली प्रोफेज और दूसरी बांटो लेट प्रोफेज। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? प्रोफेज दो पार्ट में, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज।
चलो एक तरफ लिखा था तुमने लेट प्रोफेज लिखा था, वहां लिखो डू नॉट शो, मतलब अर्ली प्रोफेज में पहला पॉइंट लिखो। चलो एक एक करके सिखा रहे हैं। अर्ली प्रोफेज में पहला पॉइंट लिखो न्यूक्लियर कंडेंसेशन स्टार्ट। और लेट प्रोफेज में होता है जो न्यूक्लियस या डीएनए है वो क्या होता है, फुली कंडेंस्ड। ठीक है, चलो अरे वो मत लिखो पॉइंट, हम लिखवा रहे हैं ना, मतलब हम खुद लिखवा रहे हैं। हो गया। मैम बच्चों को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। सभी बच्चों को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, अर्ली प्रोफेज में लिखना है और यहाँ लेट प्रोफेज है। लिखिए इट इज मार्क्ड, नहीं नहीं ठीक है, हो गया ये पॉइंट तो हो गया। इसी को लिखो क्रोमैटिन कंडेंसेशन, खाली उसी के बाद लिखो क्रोमैटिन कंडेंसेशन। जो अर्ली प्रोफेज लिखा है उसमें एक पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट के बाद केवल ये पॉइंट लिख दो, क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्या लिखोगे, ठीक है। लेट प्रोफेज में लिखो सेंट्रियोल बेगिन centriole begin to move toward opposite pole of cell। ठीक है, अब लिखो, अब लिखो एक बनाओ क्रोमोसोम, ऐसे ही बनाओ क्रोमोसोम, ऐसे बनाओ। इसको कहते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, ये जो जगह होती है ये देखो, ये होती है काइनेटोकोर, और ये जो सेंटर वाला गोला वाला पार्ट है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर जो होता है इस पर स्पिंडल फाइबर आकर के जुड़ता है, और जो सेंट्रीमियर है इसमें क्रोमैटिड
अटैच करता है। दो क्रोमैटिड किसकी मदद से जुड़ते हैं? सेंट्रोमियर। और जो दो क्रोमैटिड से स्पिंडल फाइबर कहाँ जुड़ता है? काइनेटोकोर। समझ में आ गया? ठीक है। लेट प्रोफेज में अगला पॉइंट, लेट प्रोफेज में अगला पॉइंट, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड यहां लिख रहा हूं एंड क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड सेंटर। डायग्राम बनाया एक भी? नहीं बनाया, बनवा दे रहे हैं। हो गया? हाँ बेटा। स्पिंडल क्या होता है? फाइबर होता है, धागे की तरह। वो दिखाते हैं, दिखा रहे हैं। ये डायग्राम बनाओ। ये वाला बनाओगे कि ये वाला बनाओगे? कौन सा बना सकते हो? ये बनाओ, रफ। और मैं बताता हूँ क्या बनाना क्या है, और ये बात, ये चीजें बता क्या रही है। ये देखो, ये उलझे हुए हैं। क्या है? उलझे हुए क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जिनको हम कहते हैं क्रोमैटिड। लेकिन जब तुम यहाँ पर देखते हो तो ये जितने क्रोमैटिड है वो इवेनली खुल गए, इंटरवाइन हो गए। क्या हो गए? खुल गए। और जो पहले अर्ली प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये ब्रेक होना शुरू हुई थी, लेट प्रोफेज में ये पूरी तरीके से ब्रेक हो गई। अब ये क्रोमैटिन या क्रोमोसोम बन गए। पहले क्या थे ये? क्रोमैटिड। अब क्या बन गए? क्रोमोसोम। ठीक है। दो कलर की पेन का इस्तेमाल करो, बन जाएगा। दो चार बने ना, दो बना लो। जैसे अगर मुझे ये बनाना होता तो मैं ऐसा बनाता, ऐसे लेता, ऐसे करता, ऐसे करता। मैं सिर्फ दो बनाता, मैं ज्यादा बनाता ही नहीं। ठीक है। और जब मैं यहां पर बनाता, लेट प्रोसेस में, तो मैं क्या करता, ऐसे तोड़ देता, और ऐसे कर देता। ओके, बस। और लेट प्रोफेस में एक बात लिखता। हो गया? तो उसका लिखता लेट प्रोफेस, और उसको लिखता अभी। एक लिखता लेट प्रोफेस और एक लिखता अर्ली प्रोफेस। यहाँ तक तो सब ओके है, सब भला चंगा सी। एक बात यहाँ पर लिखता, लेट प्रोफेस में, लेट प्रोफेस में एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो है सेल ऑर्गेनील
डिस, और यहाँ लिखता पहली वाली बात ये कह रही है कि सेल ऑर्गेनेल धीरे धीरे खत्म हो रही है, दूसरी वाली कह रही है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ओके, बात समझ में आ गई? तुमको समझ में आया बेटा? सेल ऑर्गेनेल क्या क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक राइबोसोम, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, वहां कंडेंस था, यहाँ फुल्ली कंडेंस हो गया। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। हो गया तुम्हारा? तुम्हारा गुड। एक बात लिखो, लेट प्रोफेज या प्रोफेज के खत्म होने, लेट प्रोफेज मतलब एंड ऑफ प्रोफेज, लेट प्रोफेज का मतलब एंड ऑफ प्रोफेज। एंड ऑफ प्रोफेज के दौरान जितने सेल ऑर्गेनील थे सब क्या हो गए? डिसअपियर। जितने सेल कंपोनेंट थे सब क्या हो गए? ठीक है, तो लिखो लेट प्रोफेज में लिखना अच्छा एक बात बताओ, न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनील है कि नहीं है? न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनील है कि नहीं है? है क्या? है, अरे बिल्कुल है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा सेल कंपोनेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, ठीक है, तो यहाँ लिख लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो रहा है? सेल ऑर्गेनील और सेल कंपोनेंट क्या हो गए? डिस एपियर। क्या हो गए? खत्म। क्या हो गए? नहीं समझ में आया? हाँ, न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है। व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियोलस? कोई बताएगा? नहीं बताएगा? ठीक है, न्यूक्लियर में न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, डीएनए जब बहुत ज्यादा कॉइल करता है, जैसे कल सर ने बोला कि सर डीएनए जो है उसकी जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर होती है, बात सही थी। जो एक नॉर्मल ह्यूमन सेल या यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है वो होता है 10 की पावर -3 माइक्रोन। कितना होता है? 10 की पावर -3 माइक्रोन। और जो न्यूक्लियस होता है वो उससे भी छोटा, दैट इज 10 की पावर -6 माइक्रोन के आसपास। अब क्या होता है कि जब बहुत ढाई 2.1 मीटर, 2.2 मीटर का मतलब है कि यहाँ से वहां तक इतना लंबा डीएनए, एक ना दिखने वाली सेल 1 मीटर में साढ़े 3.28 या 3.26 फीट होते हैं। हाँ, 3.2 फीट होता है, तो 6.4 हो गया 2 मीटर, और 2.2 है तो 6.8 मीटर हो गया, 6.8 फीट हो गया। समझ रहे हैं? तो इस दरवाजे से भी ऊपर इतना बड़ा डीएनए, इतना लंबा डीएनए एक ना दिखने वाली सेल के अंदर। कोई बात नहीं,
हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन होगा कैसे? तो क्या है कि उसको लपेटेंगे, जैसे बहुत बड़ी पतंग उड़ाते हो तो बहुत लंबी धागे होते हैं, और लपेटा कितने में होता है? एक लटाई में। इसी तरीके से डीएनए के केस में इसकी कॉइलिंग होती है। क्या होती है? और जब कॉइलिंग शुरू होती है तो पहले तो ऐसे 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 कॉइल करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। और किसी लोहे के तार को बहुत ज्यादा घुमाओ तो क्या होता है? टूट जाता है। इसी तरीके से जो क्रोमोसोम बना, एक्चुअली जो इंटेंस कॉइलिंग की वजह से ये यहीं से टूट गया। जब यहाँ से डीएनए का इतना पार्ट टूट के अलग हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू हो गया। समझ रहे हैं? ये जो डीएनए आपको देखने, क्रोमोसोम आपको देखने को मिलता है, एक्चुअली वो किस वजह से मिला? इतनी इंटेंस कॉइलिंग की वजह से टूट गया, फिर टूट गया। और क्या बनता जा रहा है? क्रोमोसोम। समझ में आया क्रोमोसोम कैसे बनता है? ठीक है, डीएनए की इंटेंस कॉइलिंग से डीएनए क्या होता है? ब्रेक कर जाता है, क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। क्या हो गया? अरे एक्स देख लिया, एक्स एक्स एक्स। जानते कि नहीं, मुसीबत होती है, सब चक्कर मत पड़िएगा। हेडिंग डालिए मेटाफेज। देखो सुनील, लग रहा है कोई एक्स थी। हाँ, याद आ गई। आज जाएगा, अरिजीत का गाना सुनेगा। हाँ, हेडिंग डालिए मेटाफेज। अब मेटाफेज क्या है तो कहेंगे सर भैया ये सेकेंड स्टेज है, कुछ रखा नहीं है जीवन में। हाँ, बेस्ट टू स्टडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी इज इजिली स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप इन दिस फेज। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ पर सब कुछ सेंटर पे आ गया, ये देखो सारा क्रोमोसोम सेंटर पे, इक्वेटर पे आ गया। इसे कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। यही वाला डायग्राम बना लेना सीधा करके, ऐसे लेना। ठीक है, ये लिख लेना मेटाफेज का बेस्ट लेवल। क्या बन गया? मेटाफिजिक प्लेट। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब पेन बदल बदल के लिख रही हो। दो कलर की तुम खरीद लो बहन, दो कलर की हम खरीद लें, रहना साथ में है। मेरे बैच में एक दो जुड़वा बहनें थी, अंजलि आयुषी, और मैं आज तक उनको नहीं पहचान पाया था। मतलब मैं उसको देखने से पहले उसकी नेम प्लेट देखता था। अंजलि, आयुषी। अब मुझे ये मतलब समझ ही नहीं आता था कि ये अंजलि आयुषी मतलब एकदम सेम, और वो सब बाल भी सेम झाड़ के आती थी। जैसे वो देखो, तुम लोग ने देखा होगा कपिल शर्मा में चिंकी मिंकी आती थी, एकदम वैसे ही थी। हो गया? अरे हाँ नहीं बोलो यार जल्दी। दो ही बनाओ, काहे चार ठो बना रही हो? ठीक है, एक बात लिखी हुई है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप अकर। भैया वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर शुरू हुई थी, और यहाँ आते बिल्कुल खत्म। तो ये एक पॉइंट आपके लिए काम का है। देखो, ये वाला पॉइंट लिख लो, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप नहीं लिखना, मेम्ब्रेन लिख लो।
एनवेलप मतलब लिफाफा पुराने टाइम पे। इसी तरीके से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, बाहर की कवरिंग को एनवेलप कहते हैं। तो लिख लीजिए, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड मेम्ब्रेन अकर। अब जाहिर सी बात है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगी तो क्रोमोसोम कहाँ चला जाएगा? साइटोप्लाज्म में। तो यही लिखो, क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब पूरे साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। सबसे ज्यादा अच्छा फेज कौन सा है स्टडी करने के लिए? मेटाफेज हो गया। क्रोमोसोम स्प्रेड, नोट करो बेटा, क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हो गया। अभी बात देखो, ये है क्रोमोसोम, ठीक है, और ये है, ये यहां से लेकर के चाहे मैं इसकी बात कर लूं चाहे इसकी बात कर लूं, ये और ये आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। क्या है? तो जैसे देखो, ये दोनों बहनों देखो, एक ही जगह टीका लगाए कि नहीं लगाई है? एक ही तरह बाल झाड़े कि नहीं झाड़े हैं? तो क्या हो गया? सिस्टर मतलब आइडेंटिकल, मतलब जो इंफॉर्मेशन यहाँ, वही इंफॉर्मेशन यहाँ, ये होती है सिस्टर क्रोमैटिड। अब अब देखो, अब देखो, मजा आ जाएगा। अब देखो, ये है दूसरी खुशी, ये है दूसरी खुशी, बेटिया तुमको बता रहे हैं। अब देखो खुशी, तुम देखो, ये देखो, ये भी खुशी है और ये भी खुशी है। जैसे मैं, मेरा घर का नाम ऋषु है, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी घर का नाम ऋषु है, और ऐसे स्कूल में उसका वेंकटेश नाम था, बट घर का नाम उसका भी ऋषु। तो एक बारी हमारे घर खेलने आया मैच में बचपन में, तो पापा बुला रहे, ऋषु इधर आओ, तो दोनों जा रहे हैं। तो कई दिन तक जब हम उसके घर जाते थे तो हम कंफ्यूज होते थे, जब वो मेरे घर आता था वो कंफ्यूज रहता था। तो वो सोच रहा है ये कैसे पापा है जो दूसरे के बच्चे से काम करा रहे हैं। हाँ, उनको लगता था ना ऋषु यहाँ आओ ये ले आओ, तो उनको लगता था कि हमको बुला काम करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं था, वो बुलाते हम ही को थे। ये है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है। अब देखो, अब मेरी बात को समझो, ये एक क्रोमोसोम है। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 21 है, एक नॉर्मल पेरेंट की बात करते हैं, तो भैया किसी नॉर्मल इंसान के अंदर दो 21 क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे? क्रोमोसोम नंबर 21 तुम्हारी किसी नॉर्मल सेल में कितनी होगी? दो। एक तुम्हारी मदर से आई होगी और एक तुम्हारे फादर से आई होगी, यही तो होगा, यही तो होता है। दो सेट होता है ना, हम लोग डिप्लॉन्टिक है, हम लोग की प्लाइटी क्या है? 2n है। सुना ये सब? नहीं सुना? तो काहे चुप हो? आओ आगे, तुमको पढ़ाए, आओ। चलो, हमारे आपके, कोई बात नहीं, हमारे आपके बॉडी में जो भी सेल है, हर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो क्या है? एक पेयर है। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 हमारी बॉडी में कितने होंगे? हमारे किसी सेल में कितने होंगे? दो। एक हमारे मदर से आया होगा, एक हमारे फादर से आया होगा। इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर 2 कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं ना, 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर। जैसे मेल में
एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल में एक्स और एक्स होता है, 2x दिखाना। इसी तरीके से मेल में क्रोमोसोम नंबर 1 2 होगा, क्रोमोसोम नंबर 2 2 होगा, क्रोमोसोम नंबर 3 9 होगा, 4 5 6 7 8 से लेके 19 20 22 23 24 जितने होंगे 22 तक, ये सब क्या होंगे? क्रोमोसोम नंबर 22 2 होगा, क्रोमोसोम नंबर 21 2 होगा। अगर क्रोमोसोम नंबर 21 3 हो जाए तो कौन सी बीमारी? डाउन सिंड्रोम। बहुत सही। कौन सी बीमारी? डाउन सिंड्रोम। अब देखो, ऐसे क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में सेम कैरेक्टर के लिए काम करते हैं उनको ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन ऐसे क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में अंतर क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं? जैसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जैसे मेल और फीमेल में जो है, जैसे एक में बन गया टेस्टिस, दूसरा बन गया ओवरी, तो ये कौन से क्रोमोसोम की मदद से हुआ है? तो कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा? वही एक्स और वाई। अगर फीमेल होगी तो एक पेयर एक्स और मेल होगा तो एक पेयर, मतलब एक एक्स एक वाई। बात समझ में आ गई? सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ दो तो बाकी ऊपर के जितने क्रोमोसोम उनको क्या कहेंगे? ऑटोसोम। तो जैसा आप में एक्सप्रेस होते हैं वैसे हम में होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ क्रोमोसोम नंबर 21 की, इनको कहेंगे ऑटोसोम। अब एक बात समझो, जैसे मान लो कोई इंसान है और उस इंसान के फादर का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत गोरे हैं, ठीक है, अतः गोरे। और और जो मदर है, मान लो उसका कॉम्प्लेक्शन है डस्की। हाँ, ये अच्छा टर्म है, आजकल बड़ा चला है। नहीं, वो देखा होगा, इंडियन कॉम्प्लेक्शन होता है डस्की। लाइक मृणाल ठाकुर को देखा होगा आप लोगों ने? नहीं देखा? किसको देख रहे हो बेटा? ठीक है, एक एक्ट्रेस है, इंडियन कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहे हैं, समहाउ डस्की, गेहुआ कलर। ठीक है, हाँ, अब समझ में आया। तो गोरा और समथिंग डस्की। अब देखो कॉम्प्लेक्शन की बात आ रही है। अब यहाँ पर जैसे तुम देखो, अब अगर तुम नॉर्मल आदमी को देखो तो जैसे फादर गोरे हैं, मदर हल्की सी डस्की हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि बिटवा जो है इनके बीच का कैरेक्टर भी हो सकता है, इन बिटवीन हो सकता है, जो है बिल्कुल फेयर हो सकता है, बिल्कुल डार्क हो सकता है। ठीक है, हाँ, हमको देखने लगते हैं डार्क में तो ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो क्रोमोसोम पे कैरेक्टर लिखा है, सेम कैरेक्टर ये भी बियर करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये स्मॉल ए ही हो, ये कैपिटल ए भी हो सकता है या स्मॉल ए हो सकता है। अगर ये कैपिटल ए होगा तो ये भी कैपिटल ए होगा, अगर ये स्मॉल ए होगा तो ये भी स्मॉल ए होगा। बात को समझिएगा मेरे। लेकिन देखो, जिस जगह पे यहाँ पे लिखा है एक क्रोमोसोम नंबर व्हाइट वाले में और उसी येलो वाले में पोजीशन सेम है कैरेक्टर की। क्या सेम है? पोजीशन सेम है, इवन जीन भी सेम है, बस एलील बदल सकता है। क्या बदल सकता है? एलील। अब ऐसी सिचुएशन में ये दोनों वाली लिखी हुई इंफॉर्मेशन सेम है, तो इस तरह इस पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन भी सेम है, तो ये दोनों भी हो गए सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन बाबू, लेकिन ये और ये आपस में सिस्टर है क्या? जैसे ये खुशी वो खुशी सिस्टर है क्या? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब इसके पीछे का कारण क्यों, मैं इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूं इसके ऊपर, आगे चल करके अब सोचो, वही 23 क्रोमोसोम मदर के, वही 23 क्रोमोसोम फादर के, उसके बावजूद बच्चों में कुछ कैरेक्टर ऐसे आते हैं, ना अपनी मम्मी से मिलता है ना अपने पापा से मिलता है। ये जो वेरिएशन आ रहा है ये कहां से आ रहा है? क्रॉसिंग ओवर से। और यही क्रॉसिंग ओवर हर क्रोमोसोम में हो सकती है, दिखाते हैं। आप लोगों ने मूवी देखी होगी अजय देवगन की, वो अक्सर करके घोड़े पे चल के आ रहा है, दो गाड़ी के ऊपर वह खड़े होके चले आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी कुछ खेल होने वाला है। तो ये बना लीजिए सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है। और ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये होमोलॉगस हैं या हेट्रोलॉगस हो सकते हैं। जैसे अगर ये कैपिटल ए है और ये भी कैपिटल ए हो जाए,
ये स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए जाए होमोलॉगस, ये स्मॉल है, ये कैपिटल ए हो जाए तो हेट्रोलॉगस। समझ में आ गई बात? खाली इतना बनाइए अलग पेन से, फिर सिखाते हैं।